अगले मुद्दे की हम बात बच्चों शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस। जब मैं प्रॉपर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करता हूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड ना लगे और वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस हो। इसके लिए कुछ हमको ईमेल एटिकेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ईमेल एटिकेट्स क्या होते हैं कि हमने किस तरीके से किस मैनर में अपने मेल को कम्युनिकेट करना है। तो प्रॉपर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस पर एक बैकग्राउंड यहां पर हमने डिस्कस करना है कि ये अल्टीमेटली ये प्रॉपर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस होगा क्या। बात क्लियर है? तो प्रॉपर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर लेते हैं बेटा। हमने यहां बात की मोस्ट ऑफ अस ईमेल बैक एंड फोर्थ एवरी डे, सो वी ऑल डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस। इनका कहना है कि ज्यादातर टाइम पर हम सारे पर्सन ईमेल करते ही रहते हैं, तो डिफरेंट टाइप के ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस से हम इंटरेक्ट होते रहते हैं। आगे हमने बात किया कि चाहे वो ये मेल बिजनेस के लिए हो या फिर या पर्सनल यूज के लिए हो या स्कूल्स के लिए हो, वी ऑल नीड टू नो द प्रॉपर वे ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू द अदर पीपल्स। यानी कि हम जब भी मेल की बात करते हैं वो मेल हमारे बिजनेस के लिए रहता है या पर्सनल यूज के लिए रहता है या स्कूल्स के लिए रहता है, हमारे को एक ईमेल सेंड करने का एक प्रॉपर वे आउट आना चाहिए। दूसरा का पॉइंट हमने यहां पर जो थर्ड पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं कि कीप रीडिंग टू सी इफ यू आर बीइंग प्रोफेशनल अबाउट इट और नॉट। और हमेशा ही मेल में ये चेक करते रहो, ये देखते रहो कि आप जब भी कोई मेल कर रहे हो तो क्या आप प्रोफेशनल मैनर में कर रहे हो या फिर आप प्रोफेशनल लीग से हट चुके हो या अनप्रोफेशनल मैनर में कर रहे हो। एज स्टेटेड अबव, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस कम्स इन अ वेरियस कलर्स एंड डिजाइंस, सो इट इज एज क्रिएटिव एज द सेंडर मेक इट। इनका कहना है जब हम ईमेल पैकेजेस की बात करेंगे तो वो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिजाइन में डिफरेंट तरीके से ईमेल को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो हमको अपना ईमेल जितना क्रिएटिव हो सकता है उतना क्रिएटिव बनाना चाहिए और साथ ही साथ में प्रोफेशनल एस्पेक्ट को भी फोकस करना चाहिए। वी मस्ट बी मोर केयरफुल अबाउट व्हाट वी से एंड हाउ वी से इट। हमको केयरफुल रहना होता है कि हम क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, क्योंकि कहना जब भी हम कोई एस्पेक्ट बोलते हैं उसको समझने का तरीका दूसरे का कुछ डिफरेंट हो सकता है, वो कुछ और उसे समझ सकता है। तो सिर्फ बोलना ही नहीं, हम उसे कैसे बोला जा रहा है ये भी मैटर करता है। बात समझ रहे हो ना? एक मूवी आई थी बेटा पीके। पीके मतलब वो वाला पीके नहीं जो ड्रिंक करके घूमते हैं लोग बाग। पीके मूवी आई थी, आमिर खान की मूवी आई थी। तो उस मूवी उन्होंने अच्छा का मतलब समझाया कि अच्छा का भी अलग अलग मीनिंग निकाले जा सकते हैं। जैसे कोई दुर्घटना घट गई, कोई सुना रहा आपको तो अच्छा, तो मतलब बात तो वही है लेकिन उसका एक मीनिंग अलग, सरप्राइजिंग मीनिंग निकल के आ रहा है। एक अच्छा होता है कि आपने कोई काम करके दिखाया कि हाँ अच्छा है, गुड है। ये भी एक कहीं ना कहीं हमारा वे आउट हो सकता है। तो वर्ड वही बोल रहे हैं, थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, हम उसे कैसे कह रहे हैं उससे हमारे मीनिंग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बात क्लियर? कई बार गुस्से में कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा है, पेरेंट्स कई बार छोटे बच्चों को डांटते हैं, अच्छा, बच्चा समझ जाता है कि अब खैर नहीं है मेरी। तो अच्छा वर्ड एक ही है लेकिन कहने का तरीका हमारा डिफरेंट हो सकता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब भी हम ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे तो यहां भी तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो कैसे राइट डाउन कर रहे हैं, कैसे हम थिंग्स को कन्वे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्या थिंग्स कन्वे कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों को हमने देखना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे वर्ड यूज्ड इन एन ईमेल आर लाइक अ स्मॉल लिट मैचेस। जो ईमेल में वर्ड यूज किए जाएंगे वो एक स्मॉल लिट मैचेस की तरह होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा माचिस होता है ना बेटा, तीली होती है, उसे जलाया और वो बहुत बड़ी बड़ी जगह को साफ कर देता है, तबाह कर देता है, आग लगा देता है बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में। स्मॉल लिट मैच कहीं ना कहीं बड़े बड़े कारनामे कर देता है। तो सेम वे हमारा ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसा होना चाहिए, हमारा ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों पर बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़े। हिंदी सब्जेक्ट में आपने पढ़े होंगे, मैंने भी बचपन में पढ़े थे, मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। बिहारी एक कवि हुआ करते थे, उनकी बिहारी बेटा बिहारी एक कवि का नाम था। बिहारी एक कवि हुआ करते थे
बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या बोल रहे, मैंने कहा बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। बिहारी कवि हुआ करते थे, उनकी जो दोहे थे वो एक सतसैया बोला जाता, सतसई बोला जाता था, जो उनकी रचना थी एक, तो उसके जो दोहे थे बहुत छोटे छोटे दोहे हुआ करते थे। तो मैं वहां बात कर रहा हूं सतसैया के दोहरे और जो नाविक के तीर। दोहे हमारे किससे कौन से थे बेटा? सतसैया के। जो नाविक के तीर मतलब बहुत ही नुकीले तीर होते हैं, वो देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। और वो तीर देखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन वो घाव बड़ा गंभीर देते हैं। तो एक इंसान का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंसानी कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाले पर्सन पर। तो वही बात यहां पर एक डिफरेंट इंग्लिश में यहां पर बताई गई है आपको, डिफरेंट वे आउट में आपको कन्वे की गई है कि वर्ड्स यूज्ड इन एन ईमेल आर लाइक अ स्मॉल लिट मैचेस। आप उन्हें नाविक के तीर बोल दो या आप उन्हें स्मॉल लिट मैचेस बोल दो, आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए। आगे जब हम ईमेल एटिकेट्स की बात करेंगे बेटा, एटिकेट्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एटिकेट्स का मीनिंग होता है कि कैसे हमने अपना ईमेल राइट डाउन करना है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा माइंड योर मैनर्स। जब जब आप कोई ईमेल राइट डाउन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मैनर्स को भी वहां पर फोकस्ड करिए। एक मैनरफुल रहते हुए ही आपने ईमेल कहीं ना कहीं वहां पर भेजना है। तो ईमेल में कैसे आप थिंग्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। थिंक ऑफ द बेसिक रूल्स यू लर्न ग्रोइंग अप। धीरे धीरे जो सोसाइटी में आपने बेसिक रूल्स सीखे हैं उन सारे एस्पेक्ट को आप फोकस करिए जब भी कोई मेल करें। जैसे फॉर एग्जांपल सेइंग प्लीज एंड थैंक यू, ये एक ऐसे वर्ड होते हैं प्लीज और थैंक यू जो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाते हैं। तो जहां भी जरूरत पड़े तो इनको यूज करने में घबराइए मत, बोलने में शर्माइए मत, प्रॉपरली यूज करिए, क्योंकि प्लीज एंड थैंक यू से बहुत बनते बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है, जब हम बात करते हैं ईमेल एटिकेट्स की या नॉर्मल एटिकेट्स की भी बात करते हैं, यहां पर ही मुझे कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं कि ऐसी बाणी बोलिए अब मन का आपा खोए। बच्चे कहेंगे सर आज आप हिंदी पढ़ा रहे हो क्या कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हो? बेटा कम्युनिकेशन ही है। और हर जगह इतने विद्वान पैदा हुए हैं हमारे इंडिया में कि उन्होंने जगह जगह ज्ञान की गंगाएं बहा दी। बच्चे कह रहे हैं सर पानी की गंगा तो हमने सुनी है, ज्ञान की गंगा तो आज पहली बार सुन रहे हैं। समझ लो बेटा, जैसे हमारी गंगा नदी में पानी बहता है वैसे वैसे ज्ञान बहते थे हमारे यहां पर, और उनको जितना लपेटा जाए लपेट लो, वो कहीं ना कहीं काम आता ही रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आता रहता है, कहीं ना कहीं बिजनेस डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है। तो हर जगह से ज्ञान हमको लेते रहना चाहिए और कनेक्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना बेहतर कनेक्टिविटी होगी मजा ही आ जाएगा पढ़ने में और पढ़ाने में और समझने में और समझाने में। बात क्लियर है? मैंने आपसे एक बात कही बेटा कि कुछ चंद लाइनें मुझे याद आ रही थी कि जब जब हम किसी से बातचीत की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहां ठीक है ऐसी बाणी बोलिए। कबीर के दोहे आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कबीर का ही दोहा है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे और आपू शीतल हो। हमारी जो बोलचाल है वो बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और इतनी बेहतर होनी चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो खुद ब खुद ही मजा आ रहा है और दूसरों को सुनने में मजा आ रहा है। कई बार क्या होता है, वार्तालाप कुछ ऐसा होता है, अपना दिमाग खराब होता है, दूसरे का तो उससे भी ज्यादा होता है। गुस्से में किसी से कह दिया, अब खुद जब गुस्सा करते हैं तो खुद पर भी तो इंपैक्ट पड़ता ही है ना, और दूसरा भी अननेसेसरी परेशान हुआ जा रहा है। ऐसी वाणी बोलने से क्या फायदा? ऐसा कम्युनिकेशन करने का कोई फायदा है? लॉजिक है? बात क्लियर? हम किसी को मेल भेज रहे हैं, मेल में गालियां लिख के भेज दी, पढ़ने वाला लाल पीला नीला हुआ जा रहा है, ठीक है, और आपके भी दिमाग में फितूर है कहीं पुलिस में इन्फॉर्म ना कर दे। दोनों ही परेशान हो रहे हैं, किसकी वजह से? उस मेल की वजह से। ये से नो क्या बेटा ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो हम बात करेंगे माइंड और मैनर्स। हमने अपनी मैनर्स मेंटेन करके चलनी चाहिए जब भी हम किसी को मेल लिखते हैं, जब भी हम किसी को कुछ थिंग्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कुछ नहीं हो जाएगा अगर हम किसी को
भला बुरा बोल भी देंगे तो हमने उसका क्या कर लिया? यस या नो? अपने आप को हमने एक कैटेगरी में शो ऑफ किया, अपने आप को अपनी नजरों में गिरा लिया कि व्हाट वी आर, जो वो है, लेकिन हम क्या है, हमारा ग्रेड कितना नीचे जा सकता है। तो जब जब हम कुछ कम्युनिकेट करें तो एक बेटर कम्युनिकेटर होने के लिए हम अपने मैनर्स को कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। प्यूपिल्स को जब एड्रेस करें, एड्रेस पीपल यू डोंट नो इन अ प्रॉपर मैनर, जिनको आप नहीं जानते हो उनको आप प्रॉपर मैनर में कम्युनिकेट करें। कहां मिस्टर लगाना है, कहां मिसेज लगाना है, कहां डॉक्टर लगाना है, कहां मिस लगाना है। जहां मिस लगाना था वहां लगा दिया, मिसेज तो हो गया अर्थ का अनर्थ, वहां झगड़ा स्टार्ट हो गया। बात क्लियर है? जहां मिस लगाना था वहां लगा दिया मिसेज, और जहां मिसेज लगाना था वहां लगा दिया मिस। बेटा ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो प्रॉपरली हमको बोलना है, जो टर्म जहां यूज होना चाहिए वहां हमने यूज करना है। एड्रेस समवन बाय द फर्स्ट नेम ओनली इफ दे इंप्लाई इट। आप किसी पर्सन को उसके फर्स्ट नेम से तभी बुलाओ जब वो उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके साथ में, और वो उसकी तरफ से कहीं ना कहीं आपको एक इंप्लाइड इंटेंशन हो कि आप उसे उसके फर्स्ट नाम से बुला सकते हैं। जैसे कई बार हमारे जो बड़े होते हैं, अंकल होते हैं, कोई रमेश अंकल, महेश अंकल, सुरेश अंकल, दिनेश अंकल, ऐसे करके हम बातें करते हैं जब उनकी अनुपस्थिति में, जब वो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंस में जब हम बातें कर रहे होते हैं घर पर, तो हम उनका नाम लेकर के अंकल वर्ड यूज करके बात करते हैं। अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे नहीं बोलते कि वो रमेश आया था, वो महेश के बारे में ऐसे कह रहा था। बात समझ रहे हो? पता चलता है उधर चाटा पड़ गया, ऐसे बड़ों का ऐसे नाम लेते हैं। ये से नो, क्योंकि वो आपको एक मैनर्स सिखा रहे हैं, एक एड्रेस करना सिखा रहे हैं कि फर्स्ट नेम से एड्रेस नहीं करते। लेकिन उनका नाम है बेटा आगे रमेश गुप्ता, दूसरे वाले अंकल उनका नाम है महेश अग्रवाल, ठीक है? तो आप ऐसे बोल सकते हो, पेरेंट्स साटा नहीं मारेंगे कि गुप्ता अंकल आए थे, वो अग्रवाल अंकल के बारे में ऐसा बोल रहे थे। ये चलेगा बेटा, क्योंकि ये फर्स्ट नेम नहीं है। तो हमको चाटा पड़ता है तो ज्यादातर फर्स्ट नेम पर पड़ता है। अगर हम किसी पर्सन के सरनेम से बात कर रहे हैं तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कई बार तो हम पर्सन के सामने जब होते हैं, फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हम कम्युनिकेशन में सरनेम भी यूज नहीं करते। जनरली हम ऐसा नहीं बोलते कि गुप्ता अंकल जरा इधर आना, ऐसा नहीं बोलते, अंकल जरा इधर आना। बात समझ में आ रही ना? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एड्रेस करें पीपल्स को, मिस, मिस्टर, डॉक्टर्स, साथ ही साथ किसी को फर्स्ट नाम से उसे ना बुलाएं, बुरा लगता है। हालांकि अगर वो हमसे सीनियर है तो और भी बुरा लगेगा। अगर सामने वाले ने, किसी ने कहा है कि आप मुझे मेरे फर्स्ट नाम से बुला सकते हो, जैसे हमारी इंडियन मूवीज में होता है ना कि रमेश जी जरा आप मेरे साथ चलेंगे, रमेश जी कहते हैं नहीं सर, आप मुझे रमेश जी मत बोलिए, आप मुझे सिर्फ रमेश बुलाइए, क्योंकि वी आर बोथ आर फ्रेंड। तो फिर बोलते हैं इट्स ओके। तो कई बार हम किसी दूसरे को, पर्सन को फर्स्ट नेम से बुला सकते हैं, लेकिन दूसरा अपनी कहीं ना कहीं वहां पर इंटेंशन दिखाए, वो आपको एक इंप्लाइड अथॉरिटी दे दे कि आप मुझे मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ, नो इश्यू। हम अपने फ्रेंड्स को उनके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, नो इश्यू, क्योंकि वहां पर लेवल इक्वल होता है। अगर हमारा दोस्त राहुल है, दिनेश है, गीता है, सीता है, बबीता है, तो जब हम फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे होते हैं तो उनको उनके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं उनको कि उनके सेकंड नेम से या जी लगा के थोड़ी ना बात करते हैं। गीता, सीता, राहुल, मुकुल, मुकुंद, हर किसी नाम से बुलाते हैं। यस या नो? बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात सर, हमको ईमेल एटिकेट में एक बात सामने आई कि मैनर्स को फोकस करना है, एड्रेस करना है प्रॉपर मैनर में। दूसरा, वॉच और टोन, टोन देखना है किस टोन में बात कर रहे हो। बात तो वही होती है, जैसे मान के चलो पेरेंट्स ने आपसे एक गिलास पानी मांगा, आपने कहा ला तो रहा हूं, वो टोन अलग है। क्या जी लाया अभी, ये टोन एक अलग है। तो वॉच योर टोन। इवन दो टोन बोलने में नहीं, राइटिंग में भी टोन समझ आती है कि किस तरीके से लिखा जा रहा है। सेंड मी द नोट्स, ये भी एक तरीका हो सकता है, और प्लीज सेंड मी द नोट्स, ये भी एक वे आउट हो सकता है। यस या नो? तो राइटिंग में लिखी गई सारी बातें, लेकिन वो टोन कहीं ना कहीं इंप्लाई करती है हमारे कम्युनिकेशंस को, हमारे एटिकेट्स को, व्हाट द एटिकेट्स वी हैव। तो हमारे एटिकेट्स प्रॉपर होने चाहिए बेटा। वॉच योर टोन, ये भी आपने फोकस करना पड़ेगा।
मैरियम वेबस्टर्स डिफाइन टोन एज एन एसेंट। अगर हम वेबस्टर की बात करें तो उन्होंने टोन को कैसे डिफाइन किया? एज अ एसेंट और इन्फ्लेक्शन, एक्सप्रेसिव ऑफ अ मूड और इमोशंस। टोन हमेशा कहीं ना कहीं हमारे मूड और हमारे इमोशंस को एक कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रही होती है, या कहीं ना कहीं उसे एसेंट के तौर पर प्रेजेंट कर रही होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस अ टोन इन राइटिंग बट मेक श्योर, हम कह रहे राइटिंग में थोड़ा सा टोन को एक्सप्रेस कर पाना कई बार बहुत मुश्किल काम होता है, बट मेक श्योर दैट यू शुड कम अक्रॉस एज अ रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली और अप्रोचेबल। लेकिन जब जब आपने लिखना है तो रेस्पेक्टफुल ही लिखोगे, कहीं ना कहीं फ्रेंडली मैनर में लिखोगे, अप्रोचेबल लिखोगे। यू शुड नॉट साउंड कट, मतलब रूड और डिमांडिंग। आपको उधर कट नहीं होना और डिमांडिंग नहीं होना। मैंने आपसे क्या बोला बेटा? गुस्से में आप किसी से कुछ भी एक्स्ट्रा रिसीव नहीं कर सकते, कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले सकते। उल्टा सीधा भला बुरा बोल करके आप किसी से बेटर बेनिफिट नहीं ले सकते। लाइफ का फंडामेंटल बनाओ। हमको हमारा काम बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर, कूल मैनर में करना है। महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना है। जितने ठंडे दिमाग से हम अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं, उतना हम कभी भी एग्रेसिव या एक बेकार एटिकेट्स के थ्रू हम नहीं ले सकते। हमारे एटिकेट्स बेहतर होने चाहिए, जबरदस्त होने चाहिए, और ऐसे एटिकेट्स होने चाहिए कि जब भी कोई हमसे बात हो तो शायद सदियों तक हमें ना भूले। ये से नो कि वाह क्या बंदा है, क्या बात करता है सामने वाला, तरीका कैसा है इनका, बड़ा ही इंप्रेसिव है, अच्छी बातें करते हैं। तो अगर आप किसी के लिए कहेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो सामने वाले में एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है आपके लिए। अगर आप खराब बोलेंगे तो सामने वाला आपके अगेंस्ट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, बी कंसाइज। तो हमारा कहीं ना कहीं हमें कंसाइज भी रहना चाहिए, एज मच एज क्विकली पॉसिबल हमको अपने फैक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए। बच्चे कहते हैं सर आप तो एक बात को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा दे। तो मैंने कहा बेटा मैं टीचर हूं, मेरी मजबूरी है, समझो मेरी बात को। मैं अगर स्लोली भी पढ़ा रहा हूं, टाइम भी ले रहा हूं, तो समझ जाना कि मैं आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप कर रहा हूं। मैं ये कुछ चंद लाइनें नहीं सिखा रहा हूं आपको, कितना सिखा दूंगा। लाइफ में इतने सारे एक्ट, इतने सारे थिंग्स आपकी आएंगी, सब कुछ थोड़ी ना, सारी क्लास मेरे से थोड़ी ना लेने आओगे। मैं आपको वे आउट सिखा रहा हूं, और अब से लेके अगले 2-3 साल तक ऐसे ऐसे मैं आपको वे आउट दूंगा, जिससे फ्यूचर में आपको किसी बुक को रीड करते टाइम पे, समझते टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कैसे पढ़ते हैं वो सिखा रहा हूं बेटा। तो मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है, मुझसे मत कहना कि सर बी कंसाइज, मुझे बहुत बुरा लगेगा। सर आपको बुरा भी लग जाता है, मैं बिल्कुल क्यों नहीं लगेगा। मैंने आपसे क्या बोला, मैं कंसाइज शायद कई बार हो भी जाता हूं, कई बार ना भी हो पाऊं, तो मेरे से कंपेयर मत करना। लेकिन जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं भी तो आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं ना, तो हमको कंसाइज होना पड़ेगा। कंसाइज नहीं होंगे तो कई बार हमारा कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा। यस या नो? तो गेट टू द पॉइंट ऑफ योर ईमेल एज क्विकली एज पॉसिबल। आप अपने ईमेल में जितना जल्दी टू द पॉइंट पर आ सकते हो उतना जल्दी आइए, फालतू घुमा फिरा करके बात मत करिए। बट डोंट लीव आउट इंपोर्टेंट डिटेल्स दैट विल हेल्प योर रिसिपिएंट आंसर योर क्वेरी। बट उन सारे इंपोर्टेंट टॉपिक को मिस मत करिए जो आपकी क्वेरी का आंसर देने में रिसिपिएंट की मदद करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। बी कंसाइज। अगले मुद्दे पर चलते हैं बेटा, बी प्रोफेशनल। हमको प्रोफेशनल रहना होगा अपनी अप्रोच में। प्रोफेशनल क्या होता है सर, ये समझाओ। सर जो टाई बेल्ट वगैरह लगा के घूमता है, एकदम कोट शर्ट पहन करके वीआईपी बन के, क्या वो प्रोफेशनल होता है? और जो टी शर्ट पहनते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते क्या? ना बेटा ना, ऐसे नहीं गाइड, ऐसे नहीं फील करना। प्रोफेशनल वर्ड का आज मीनिंग समझो, आप लाइफ टाइम हर जगह से अप्लाई कर सकते हो। जिसका जो काम है अगर वो उसे करने में लगा हुआ, दैट मीन्स ही इज वेरी प्रोफेशनल इन देयर वर्क। किसी का खाना बनाने का काम है तो वो अपना खाना बड़े मस्ती में बनाता है, अंदाज में बनाता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग खाना बनाता है, तो ही इज अ प्रोफेशनल कुक। खाना बनाने किसी का काम है लेकिन वह बड़े प्रो रो के परेशानी में दिक्कत के साथ बना रहे हैं, तो दे आर नॉट प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल नहीं है। बात समझ रहे हो ना? जैसे हमारे जैसे लोगों को कई बार घर का काम करने के लिए आपको चांस पड़ जाता है, कई बार पेरेंट्स चले जाते हैं और हमसे बोला आज अपना काम खुद ही करना, तो वी आर नॉट प्रोफेशनल इन आवर वर्क। हम खाना कैसे बनाते हैं पूछिए मत।
बर्तन तो किचन में उस दिन भरमार होती है, यस या नो, और फिर भी खाना नहीं बनता। दैट मीन्स वी आर नॉट प्रोफेशनल इन आवर अप्रोच। टेस्टी नहीं बनता, जल जाता है। अरे 20 साल 25 साल हो गए खाते खाते जिस आइटम को, क्या उस आइटम को आप बना नहीं सकते? बना सकते थे, बट वी आर नॉट प्रोफेशनल इन आवर अप्रोच। लेकिन जब हमको हमारा काम करने के लिए बोला जाता है, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, बीइंग अ टीचर या बीइंग अ लीगल एडवाइजर, जब हमको अपना काम करने के लिए बोला जाता है तो वी आर टू मच प्रोफेशनल इन आवर वर्क, और हम उस दौरान ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे सजेशन दे रहे होते हैं जो दूसरा दे ही नहीं सकता। एक एक्टर एक्टिंग करता है तो वो अपने काम में एक्टिंग करता रहता है तो वो प्रोफेशनल है। एक क्रिकेटर हर दिन क्रिकेट खेलता रहता है तो प्रोफेशनल है। और साथ ही साथ एक ऐसा पर्सन जो कभी कभार क्रिकेट खेलने चला जाता है, जैसे मेरा जैसा पर्सन, मैं स्टेडियम के बाहर से निकल रहा था, इंडिया का मैच चल रहा था, वहां एक खिलाड़ी की कमी पड़ रही थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अरे बोला, अरे तुम इधर आओ तो हमारे साथ एक मैच खेल लो। मैंने चलो कोई बात नहीं, हम भी चल दिए उनके साथ। इधर उधर छक्के चौके लगाए और बड़ा सारा प्राइज जीत के आ गए। तो क्या हम बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे? सेंचुरी बना दी उस दिन हमने? नहीं बेटा, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, क्योंकि मेरा क्रिकेट खेलने का काम नहीं है। उस दिन क्या था, तुक्का लग रहा था, बल्ला चल रहा था, बॉल किनारे पे लगती थी, स्टेडियम से बाहर ही जाती थी, यस या नो। तो मैं एक दिन में कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हो गया। प्रोफेशनल क्रिकेटर है कौन? जिसका काम ही, जिसका प्रोफेशन ही वही है। तो प्रोफेशनल का मतलब कभी वेल ड्रेसअप से नहीं होता। प्रोफेशनल का मतलब है कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम में हम अपना 100% देते हैं। जैसे वी आर द स्टूडेंट, बट हम प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं या नहीं है डिपेंड करता है हमारे पढ़ने के तरीके पर। हम किताब खोल के बैठे रहते हैं, उसके अंदर अपना व्हाट्सएप चलता रहता है, तो वी आर नॉट द प्रोफेशनल। हम जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं कि हम इस धरती पर हैं भी, हम ऐसे किताब के अंदर चले जाते हैं, तो वी आर द प्रोफेशनल। हमने बात किया बेटा प्रोफेशनल होना चाहिए। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिक मैसेज जा रहा है आपका, उस दौरान आप 100% फोकस्ड होने चाहिए। बच्चों ने कहा सर समझ आ गया। दिस मीन्स स्टे अवे फ्रॉम द एब्रीवेशंस एंड डोंट यूज द इमोजिकॉन्स, दोज लिटिल स्माइली फेसेस। डोंट यूज अ सजेस्टिव ईमेल एड्रेस फॉर द बिजनेस कम्युनिकेशंस। यानी कि इमोजिकॉन्स मतलब स्मॉल जो स्माइलीज होते हैं, फेसेस होते हैं, उनको यूज मत करो, एब्रीवेशंस यूज मत करो। मैंने आपको बोला था ना, कई बार हम गुड नाइट को GNTC, गुड नाइट टेक केयर, GNTC लिख दिया, काम खत्म। बात समझ रहे हो ना? ऐसे यूज मत करो बेटा, मत करो, प्रोफेशनल थिंग्स नहीं है। स्माइलीज मत यूज करो। पता चला वहां पर आप वो टॉप मैनेजमेंट को, CEO को एक मैसेज लिख रहे हैं, उसमें वो जो आता है ना एक स्माइली जिसमें टंग बाहर निकाल रखी होती है और तिरछी कर रखी होती है, ठीक है, और उंगली ऐसे निकाल रखी होती है। ऐसे थोड़ी ना करोगे बेटा, वहां ये थोड़ी चीजें प्रोफेशनल नहीं होंगी। डोंट यूज एज अ सजेस्टिव ईमेल एड्रेस। सजेस्टिव ईमेल एड्रेस यूज मत करो। पता नहीं बना दिया आपने ईमेल एड्रेस, ठीक है, जैसे बहुत सारे चलते हैं ना, premrogi@gmail.com। अरे भाई ये क्या है? ये कोई प्रोफेशनल ईमेल आईडी है क्या? ऐसा मत बनाइए, ये एटिकेट नहीं है, ईमेल एटिकेट नहीं है ये आपका। अगला, यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर। आजकल तो हर एक लैपटॉप पे, हर एक कम्युनिकेशन डिवाइस में इंग्लिश का कोई स्पेलिंग अगर गलती से टाइप भी हो रहा है तो उसका एक ऑप्शन आता है करेक्ट स्पेलिंग का, उसे आप यूज कर सकते हो। तो स्पेलिंग ग्रामर्स वगैरह पर आप फोकस करिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेट टू फिल इन द टू ईमेल एड्रेस। और जो ईमेल एड्रेस जहां टाइप होता है उसमें उसको ईमेल एड्रेस को टाइप कब करना है, कैसे करना है, उसको प्रॉपरली ईमेल एड्रेस को टाइप करिए। जब आपका सारा मैसेज बन के तैयार हो जाए उसके बाद ही उसमें ईमेल एड्रेस लिखो। कई बार क्या होता है, आपने ईमेल एड्रेस उसमें भर दिया, मैसेज बना रहे, गलती से कोई कहीं क्लिक हो गया और वो आधा अधूरा मैसेज चला गया। गलत हो गया ना बेटा, नहीं करना चाहिए था ना। पहले मेल बना लो, उसके बाद। बात समझ रहे हो ना भाई? बंदूक में गोली डाल के तैयार रखोगे तो कोई भी आके उसके स्ट्राइकर दबा देगा, चल जाएगी, वहीं पर दुर्घटना हो जाएगी। भाई बंदूक का जो मेन राउंड है उसे संभाल के रखो। बात समझ रहे हो ना? वेपन में लोडेड रखोगे तो उसे तो कोई भी बच्चा भी आके दबा देगा। तो हमको अपने वेपन्स को यूज करना है तो पहले से लोडेड मत रखो। पता चला मेल आईडी लिख करके पहले से ठीक कर रहे हैं, घर में आप मेल टाइप कर रहे थे, घर का छोटा सा बच्चा आया डांस करता हुआ, उसने ओके एंटर पे प्रेस मार दिया। अब बताओ क्या कर लोगे? मेल गया तो गया। अब ये व्हाट्सएप थोड़ी है ना कि डिलीट फॉर एवरीवन कर देंगे।
बात समझ रहे हो ना, हर जगह ईमेल में थोड़ी ना ये जनरली ये फीचर अवेलेबल होता है। तो हमको जब ईमेल ड्राफ्ट करना है तो वहां पर बड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ईमेल एटिकेट्स की मैं बात कर रहा था। और अगला जो हमारा मुद्दा रहेगा बच्चों, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। मैंने क्या बोला बेटा, मोस्ट ऑफ दी इस जहां में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी एस्पेक्ट है, हर एक एस्पेक्ट का एक फायदा भी होता है तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान भी होता है। बच्चे कह रहे हैं तो सर पढ़ने के फायदे तो हमको सब बताते हैं, इसका नुकसान बताओ। हाँ हाँ कह सकते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी होते, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता। आप अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं, डेवलप होने के बाद आपको दिन दिन रात रात भर काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। लग्जरी लाइफ तो होती है, पैसा आता है, लेकिन काम तो बहुत करना पड़ता है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा फायदा है, कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा। हम कहीं काम करने नहीं जाएंगे, हम नाकारों की तरह इधर उधर पड़े रहेंगे। इधर से कोई धक्का मारेगा उधर पहुंच जाएंगे, उधर से कोई धक्का मारेगा इधर पहुंच जाएंगे। यस या नो? कुछ करना पड़ रहा है क्या? कोई ना कोई तो जानवरों की तरह चारा डाल ही देगा, हाँ या ना? तो मैं आपसे बात करता हूं बेटा, हर एक एस्पेक्ट का, हर एक थिंग्स की कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं। हम घी की बात करते हैं, घी कितना वैल्यूएबल होता है, लेकिन कई बार वो भी डिसएडवांटेज क्रिएट कर देता है। मान के चलो कोई ज्यादा खा रहा है तो पेट खराब कर सकता है, लिमिट में ही खाया जाए ना, ये से नो। या कोई हार्ट पेशेंट होता है तो उसके लिए वो डिसएडवांटेज क्रिएट कर देता है। किसी का फैट ज्यादा बढ़ रहा है तो उसका चर्बी और ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने क्या बोला, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम गिव्स अस अ लॉट मोर एडवांटेज, बट साथ ही साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो वही सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज यहां डिस्कस करने। तो हमने बोला ईमेल हैज चेंज द वे वी डू द बिजनेस। ईमेल के थ्रू कहीं ना कहीं बिजनेस करने के तौर तरीकों में भारी परिवर्तन देखने को मिला, भारी बदलाव देखने को मिला। श्योर द पीपल कंप्लेन अबाउट द अमाउंट ऑफ ईमेल दे रिसीव। और कई बार तो पर्सन ना कंप्लेन भी करते हैं, सर कितने ईमेल आते हैं समझ ही नहीं आता। जैसे आप देखते हो ना, हर दूसरा तीसरा मैसेज, हर दूसरा तीसरा मैसेज, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक दिन में 5 बार तो ये मेल आता है कि अपना रिचार्ज कर लो 24 रुपए वाला, नहीं तो तुम्हारा ना आउट गोइंग वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अरे भाई एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, कर लेंगे रिचार्ज, क्यों परेशान कर रहे हो? बात समझ रहे हो ना? तो एडवांटेज है कि मैसेज आया, लेकिन डिसएडवांटेज ये कि मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये सनो बच्चों को कई बार कोचिंग क्लासेस के बारे में कॉल भी आते हैं। बड़ा अच्छा बिजनेस है बेटा आज के टाइम में, पढ़ाना आता या नहीं आता, बस मार्केटिंग कर दो, सेल हो जाएगी। और जो सेल होगी उसके बाद तो बच्चा जाने। बात समझ पा रहे हो ना? तो हर जगह कई बार तो कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है, चाहे 2000 दे दे, चाहे 1000 दे दे, चाहे 500 ही दे दे, पर दे दे। हमारे लिए हमारा क्या चाहता है? हमको तो 500 रुपए पर स्टूडेंट भी मिल रहा है ना, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्वालिटी तो कुछ है नहीं। 1000 रुपए भी पर स्टूडेंट मिल रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि लॉजिक है सिंपल सा, उन्हें पढ़ाना तो है ही नहीं, उन्हें तो पैसे लेने। अगर पर स्टूडेंट 1000 भी देगा, अगर वो मान के चलो 100 स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं कवर कर लेते उस स्कीम में, तो उनका तो हो गया ना बेटा। 1000 इंटू 100 स्टूडेंट हमने कवर किए, 1 लाख रुपए तो उन्होंने बना लिए। जिस आदमी की औकात 10,000 रुपए की ना हो पूरे साल भर में कमाने की, वो 1 लाख रुपए कमा ले घर बैठे बिना किसी एफर्ट्स के। यस या नो? मैं आपसे क्या बात कह रहा हूं बेटा, मैंने बोला कई बार ये जब हद ज्यादा हो जाती है तो भी हमारे लिए क्या बन जाता है, वो डिसएडवांटेज बन जाते हैं। हमारे मैसेज, कम्युनिकेशंस, किसी भी टाइप के कम्युनिकेशंस हो। ईमेल हैज चेंज द वे वी डू द बिजनेस। इन्होंने बिजनेस करने का एक तरीका ही बदला, बस साथ ही कई बार कुछ सम फ्रस्ट्रेशंस भी लेके आते हैं। बट व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, all is said and done, use of email has made a positive impact on the business and has an edge over the method of communications. बट सारी चीजों को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ईमेल का एक बिजनेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ा है, और साथ ही साथ में जितने भी कम्युनिकेशंस के मेथड थे उन सब में ये बेहतर साबित हुआ है। एडवांटेज ऑफ ईमेल की बात करेंगे तो मैनेजिंग ईमेल इज इजी। ईमेल करना बड़ा इजी होता है, बड़े ही फास्ट होते हैं, अभी करो अभी पहुंचे। ईमेल इज इनएक्सपेंसिव, खर्चा भी नहीं आता। ईमेल इज इजी टू फिल्टर, वहां फिल्टर कर सकते हो आप, ये प्रमोशनल है या ट्रांजेक्शनल है या स्पैम है, वो फिल्टर ऑलरेडी होता है। ईमेल को फिल्टर करना मतलब सेग्रीगेट करना, हमारे कौन से काम का कौन से काम का नहीं है।
ट्रांसमिशन इज सिक्योर एंड रिलायबल। ईमेल भेजना सिक्योर भी है और रिलायबल भी, भरोसा किया जा सकता है। मैंने आपको ईमेल किया तो मुझे और आपको ही मालूम होगा, थर्ड पार्टी को मालूम नहीं चलेगा। आजकल तो व्हाट्सएप में भी आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब मैंने मैसेज भेजा आपको मिलेगा, बीच में थर्ड पार्टी को किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या भेजा गया था। दैट इज नोन एज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। बात क्लियर? लेकिन जो मैसेज मैं भेज रहा हूं वही आपको पहुंच रहा है। मैनेजिंग ईमेल इज इजी। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ईमेल को मैनेज करना हमारे लिए बहुत इजी टास्क होता है। इन्हें आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रोसेस है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने इस ईमेल पर बहुत ज्यादा बात कर ली है। ईमेल इज वेरी फास्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसे देखते भी हो। फास्ट सर्विस तो है कि अभी हमने ईमेल टाइप किया और फटाफट से ईमेल पहुंच गया। इनएक्सपेंसिव, पैसे खर्च नहीं होते। इजी टू फिल्टर पर मैं बात कर चुका हूं। कई बार हम प्रायोरिटीज दे सकते हैं, कई बार स्पैम्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है। इरेगुलर मैसेज होते हैं हमारे काम के होते हैं, रेगुलर मैसेज हम उन्हें अलग कर सकते हैं। जो स्पैम वगैरह होते हैं उन्हें अलग कर सकते हैं। ठीक है। ट्रांसमिशन इज सिक्योर एंड रिलायबल। जब भी हम कोई मेल भेज रहे होते हैं वो हमारा प्रॉपरली सिक्योर रहता ही रहता है। तो ये सारे फैक्ट पर हम ईमेल में बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, तो जस्ट एक बार इन्हें रीड आउट कर लेना। बट इनके जो हेडिंग है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो जनरली ऐसे हेडिंग से ही बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इनमें से कौन सा एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है। तो ये बेटा अच्छे से इन्हें रिटेन कर लेना। उधर ये जो एटिकेट वाले जो हेडिंग्स हैं इनको बहुत, क्योंकि हेडिंग्स अगर आपने रिटेन कर लिया तो बाकी फैक्ट तो आपको रिटेन रहेगा ही रहेगा, उसी से फैक्ट से पता चल जाएगा। तो ईमेल एटिकेट्स को अच्छे से रिटेन कर लेना और इसके साथ साथ एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेल को भी कहीं ना कहीं रिटेन कर लेना। अब हम बात करते हैं बेटा डिसएडवांटेज भी इक्वली इंपोर्टेंट रहेंगे। डिसएडवांटेज, अब इसमें कई बार क्या होता है कि अगर हमको ईमेल प्रॉपर ड्राफ्ट करना नहीं आ रहा तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हमारे लिए हो सकता है, या टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना नहीं आ रहा तो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। सिक्योरिटी, या फर्स्ट टाइम हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर प्रॉपर हमने ईमेल का सेटअप नहीं बना रखा, ईमेल सिस्टम हमारा अगर प्रॉपर नहीं है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज कुछ अराइज हो सकते हैं। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। मैं अगर आपको फेस टू फेस कुछ बात कम्युनिकेट कर रहा हूं तो उस दौरान मेरे इमोशंस भी काम करेंगे, मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन जब मैं राइटिंग में कुछ थिंग्स आपको भेज रहा हूं तो वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। बेटा जो मैं ये नोट्स ड्राफ्ट करता हूं ये भी आपके लिए कम्युनिकेशन है, लेकिन इनको समझाना फिजिकली वो एक अलग बात है। इन्हें जब आप खुद पढ़ते हो तो वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। वहां कई बार कुछ चीजें समझ नहीं आती। मिसअंडरस्टैंडिंग, जो लिखा, जिस सेंस में आप लिख रहे हो उसी सेंस में समझा जा रहा है या नहीं जा रहा है। कई कुछ फैक्ट वीकनेसेस भी होते हैं जो कि राइटिंग के वीकनेस होते हैं, जिन्हें पर्सनली जैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, कई बार वो राइटिंग में वो थिंग्स एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपने मेल भेजा, सामने वाले ने अपना इंटरनेट ही ओपन नहीं किया, आपने उसने अकाउंट ही लॉगिन नहीं किया, बस हो गया काम। आपने तो मेल भेज दिया, आप तो निश्चिंत हो गए, लेकिन सामने वाले को तो मैसेज मिला ही नहीं ना, क्योंकि वो अपना नेट ऑन करेगा तभी तो उसको मैसेज पहुंचेगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेज। बेटा हेडिंग के तौर पर रिटेन कर लेना और इनको थोड़ा सा आप यहां पर रीड आउट कर लेना। डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल की मैं आपसे बात कर रहा था। अगले मुद्दे पर चलते हैं बेटा। इनको प्रॉपरली आप होमवर्क में रीड करना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंट्रानेट। इंटरनेट पर आप अब तक हमने काफी सारी बातें की हैं। आज मैं जो आपके सामने कुछ फैक्ट शेयर करूंगा वो इंट्रानेट के फैक्ट शेयर करूंगा। ये इंट्रानेट क्या होता है इसे समझने की जरूरत है। मेरी बात एक बेटा ध्यान से सुनो सारे बच्चे। अब तक हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किए बेटा, और अभी जो हमारा जो फैक्ट शेयरिंग होगा वो होगा इंट्रानेट पर। इंट्रानेट की मैं आपसे बात करने वाला हूं। व्हाट इज इंट्रानेट? इंटरनेट की जब हम बात कर रहे थे तो ग्लोबल कनेक्टेड नेटवर्क था, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क था। सारे नेटवर्क, सारे गैजेट, सारे डिवाइस जब एक दूसरे से आपस में कनेक्टिविटी बनाते, दैट इज नोन एज इंटरनेट। और वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोला जाता है। लेकिन इंट्रा मतलब एक लिमिट में, एक दायरे में, इंटरनल लेवल पर इंट्रानेट। जैसे आपके बैंक एसबीआई में अकाउंट है या एचडीएफसी में अकाउंट है। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है और आपका दिल्ली में अकाउंट है, तो क्या मुंबई में किसी
एटीएम से जाकर के या मुंबई की किसी एसबीआई की ब्रांच में जाके पैसे नहीं निकाल सकते हो। बच्चे कह रहे हैं निकाल सकते हैं सर, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे पता चल जाता है मुंबई वालों को? उनकी आपस में कनेक्टिविटी है। लेकिन किस पर्सन के अकाउंट में कितना पैसा है क्या सबको पता रहता है? सबको नहीं पता रहता, क्योंकि ओपनली अवेलेबल नहीं है। उनका एक खुद का नेटवर्क है, लेकिन उस नेटवर्क में बाहर वालों की एंट्री नहीं है, अंदर वालों की एंट्री है। यस या नो? इंट्रा मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो थिंग्स कनेक्टेड हैं। यस या नो? लेकिन कई बार कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बट उनकी बाहर वालों से भी कनेक्टिविटी होती है, जैसे अपने कस्टमर से कनेक्टिविटी होती है। आपकी बैंक का नेटवर्क आपस में भी होता है, लेकिन आपकी बैंक का ही नेटवर्क अपने कस्टमर्स के साथ भी होता है। आपके पास एक आईडी और पासवर्ड मिलता है, उसको डाल करके आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो इंट्रानेट इंटरनेट के माध्यम से अपने कस्टमर से भी कनेक्टेड होता है, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रानेट। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रानेट। और जो फ्रीली सबके लिए अवेलेबल होगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होगा, दैट इज नोन एज इंटरनेट। अब मैं आपको इंट्रानेट यहां पर सिखाऊंगा, तो जरा समझने का प्रयास करना। इंटरनेट की बात कर रहा हूं तो वर्ड इंट्रा मीन्स विद इन और इंटरनल लेवल पर इंटरनेट है। बेटा एग्जांपल जो मैंने समझाया वो समझ आ रहा है ना? उसी को फोकस करते हुए काम करना। इट इज लाइक द इंटरनेट की तरह ही होता है, क्योंकि ये भी एक नेटवर्क ही होता है, एक्सेप्ट दैट इट कंटेन द इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की होती है, उससे बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बच्चे कह रहे समझ आ गया सर। एक्सटर्नल पीपल हु आर नॉट द नेटवर्क कैन नॉट असिस्ट द इंट्रानेट। बाहर वालों अंदर मत आ जाना, गोली से उड़ा दिया जाएगा। मतलब यहां एक्सटर्नल पीपल इसे एक्सेस नहीं कर सकते। मेरी बात समझने का प्रयास करो बेटा, मैं आपको इंट्रानेट समझा रहा हूं और मैंने क्या बोला? एक्सटर्नल पीपल यहां इसे आपस में यहां पर इसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इंट्रानेट इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। एक मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बहुत जल्दी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे आप बैंक में देखा होगा, बैंक में आपने कैशियर के पास कैश जमा कराया, दूसरे वाले क्लर्क के पास पहुंचे, पासबुक अपडेट, ऑटोमेटिकली आपकी पासबुक में बैलेंस बढ़ के आ गया। आपने कहा पैसे तो मैंने उसको जमा कराया, इसको कैसे पता चला? कोई भगवान ने इनको शक्ति दे रखी है? नहीं भाई, भगवान ने शक्ति ना दे रखी। जरा गौर से देखो, वहां इंट्रानेट लगा हुआ है। जैसे उसने अपने सिस्टम में पैसे चढ़ाए, ऑटोमेटिकली दूसरे वाले के सिस्टम में भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। लेकिन आपके पड़ोसी रामलाल को नहीं पता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा हो गए, क्योंकि वो बाहर वाला है। उसको हमने बोला बाहर वालों, बात समझ रहे हो ना, दूर रहो। ठीक है, मैंने आपसे बात करी बेटा, इंटरनेट की मैं बात कर रहा था। तो इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अ कंपनी Internet help to keep employee at least the various happening within the company, and it can be used to the communicate within the company by posting various newsletter, article, company training documents। इनका कहना है कि देखो जी इंटरनेट क्यों जरूरी है, क्योंकि कंपनी के दौरान हमारे बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते हैं, कंपनी के आपस में बहुत सारे नॉलेज होती है, फैक्ट्स होते हैं जो हमको अपने सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करना पड़ता है। तो कैसे करें? एक आपस में नेटवर्क बना लो। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, देसी सा एग्जांपल। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया हमने प्रीति सिंह क्लासेस का सारे बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। मैं चाहता हूं कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूं कोई बाहर वाले को ना जाए, तो अब मैं आपको उसी ग्रुप के थ्रू शेयर कर दूंगा। तो बाहर वाले को तो नहीं गया ना, बाहर वालों को भी शेयर करूंगा, लेकिन वही कनेक्शन देके फ्यूज निकालने वाली बात, मतलब थोड़ा सा डेमो दे दिया, लेकिन सारी क्लास उनको दे दूंगा। तो फिर आप में और उनमें क्या डिफरेंस रहेगा? उनको सिर्फ बेसिक दिया जाएगा, एडवांस लेवल की बात है तो हम आपके साथ ही करेंगे, हाँ या ना? तो मैंने आपसे क्या बात किया बेटा, कंपनी की जब मैं बात करता हूं तो कंपनी का जो इंट्रानेट होता है वो कंपनीज के एम्प्लॉय, कंपनी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का काम करता है। इंटरनेट इंप्लाइज दैट ओनली द कंपनीज एम्प्लॉय हु आर सेट अप ऑन द सर्वर कैन एक्सेस द कंपनीज पेज। यानी कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे वही कंपनी का पेज एक्सेस कर पाएंगे। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेट, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये इंटरनेट से थोड़ा अलग होता है। इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, बट ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट विच इज ओपन टू एवरीवन
हु हैज एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट में किसका, इंटरनेट तो भाई बहती गंगा है, कोई भी उसमें हाथ धो के चल दो भाई। जिसके पास नेट कनेक्शन होगा वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, लेकिन जिसके पास नेट कनेक्शन होगा वो बैंक का इंट्रानेट एक्सेस नहीं कर सकता। पता नहीं कि आज हमने घर में नेट लगवाया, आज तो हम एचडीएफसी का सारा सर्वर छान लेंगे, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, ऐसे थोड़ी ना कर पाओगे। एचडीएफसी वालों ने भी वहां पर अपना इंटरनेट अलग बना रखा है कि इंटरनेट दूर, इंट्रानेट अलग है। हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, हम खुद का इंफॉर्मेशन हम बाहर वालों को शेयर नहीं कर सकते। मोस्ट कंपनीज यूज देयर इंटरनेट इन प्लेस ऑफ पेपर एंड ईमेल्स बिकॉज मोस्ट कंपनीज यूज देयर इंट्रानेट, सॉरी मोस्ट कंपनीज यूजेस देयर इंट्रानेट। डिफरेंट कंपनी इंटरनेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इंटरनेट से कम्युनिकेशन शेयर करना आसान हो जाता है। बार बार पेपर्स में कम्युनिकेशन करो, लेटर चिट्ठियां वगैरह ये भेजते रहो, दुनिया भर का स्ट्रेस बढ़ता है। इंटरनेट यूज कर लो, ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सारे के सारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं। तो जब भी हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेट कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपने आप में एक कह सकते हैं कि कैरिड हैप्पीनेस, खुशियां लेकर के आता है, क्योंकि वहां कम्युनिकेशन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। Thus, the all employee in an organization get to know about the carried happenings. That means हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा जो एम्प्लॉयज होते हैं उन सारे एम्प्लॉयज को हमारे कंपनी के रिगार्ड में डिफरेंट टाइप की जो वर्किंग चल रही होती है उनके बारे में आइडिया होता रहता है। इंटरनेट फॉर द कंपनीज आर वेरी सिक्योर इन द सेंस दैट नो वन आउटसाइड द कंपनी कैन एक्सेस इट विद द एक्सेस इट वंस द सिक्योरिटी इज सेटअप इन प्लेस। एक बार हमने सिक्योरिटी सेटअप लगा दी, उसके बाद बाहर वाला कोई इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता। बेनिफिट ऑफ एन इंटरनेट are that is allowed to a central communication area of the entire company. Many people work in the remote location, therefore it helps them in the having a sense of connectedness and with the company as a whole, regardless of the place someone is located in. ये लास्ट वाला पॉइंट कुछ आपसे मिलता जुलता है बेटा। आप रिमोट लोकेशंस में, अलग अलग लोकेशंस में, डिफरेंट एरियाज में बैठे हो, और मैं दिल्ली से सेंट्रलाइज वे में आप सबसे कनेक्टेड होता हूं थ्रू माई पर्सनल नेटवर्क। मैं अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ करके रखता हूं, मैं अपने ही तौर तरीकों से आपको डाटा कम्युनिकेट कर रहा होता हूं, आपसे जुड़ रहा हूं, बाहर वालों को नहीं पता। तो ये एक तरीके से हम इसे इंटरनेट ट्रीट कर सकते हैं। सारे के सारे फैक्ट हमने पढ़े, कंक्लूजन यही निकला कि देखो जी इंटरनेट का एक छोटा भाई है। यहां भी कम्युनिकेशन होता है, यहां भी कनेक्टिविटी बनती है, यहां भी डाटा इलेक्ट्रॉनिक वे में ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा। बट इंटरनेट में तो जिसके पास कनेक्शन उसकी वही इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते। और एक्स्ट्रानेट क्या होगा, इंट्रानेट और इंटरनेट के बीच का एक कॉम्बो। इंट्रानेट से अगर कोई बाहर वाला पर्सन भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है तो वो क्या बन जाता है, एक्स्ट्रानेट। जैसे बैंक का अब एग्जांपल मैं दूं एक्स्ट्रानेट के तौर पर, तो बैंक में एक एडवांस फीचर आया कि आप अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करिए, नेट बैंकिंग लॉगिन कर लीजिए। नेट बैंकिंग एक बार इनेबल कर लोगे तो आप अपने अकाउंट के बारे में बहुत सारे ऑपरेशन खुद ब खुद कर पाओगे। तो वो एक्स्ट्रा नेट बन गया, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके इंट्रानेट यहां था, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। एक्स्ट्रा नेट भी आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। इंटरनेट पर हम बहुत ज्यादा ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगले मुद्दे पर चलते हैं बेटा, बेनिफिट्स ऑफ इंट्रानेट। अब देखो बेटा, इंट्रानेट समझ लिया, बेनिफिट को देखते ही माइंड में सेट कर पाओगे। वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब काम करने का जो स्पीड है बढ़ जाना, प्रोडक्टिविटी होती है। बेटा ये पेज मेरे सामने रखा है, मैं इसके सामने रखा हूं, पेज मुझे निहार रहा है, मैं उसे निहार रहा हूं। घर वालों ने इस पर चाय भी पिला दी, आपको चाय दे गए, खाना दे गए, पेज सफेद से नीला पीला काला हो गया, लेकिन पेज पलटा नहीं यार। 3 दिन हो गए उस पेज को रखे रखे, घर वालों ने पूछ ही लिया, बेटा ये सेम डिजाइन तुम 4-5 दिन पहले ही देख रहे थे, ये पेज तेरा पलटा क्यों नहीं, जरा पढ़ता या नहीं पढ़ता? बेटा समझ रहे हो ना, आपकी प्रोडक्टिविटी 0 है। सारे दिन बैठे रहते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। एक पर्सन ऐसा होता है जिसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी फास्ट होती है, 1 घंटे काम करता है लेकिन काम तो कपकपाने लगता है उसे देख करके, जैसे पता नहीं कि काम में ही माता आ गई क्या। बात समझ रहे हो ना बेटा? दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई है। 1 घंटे काम करता है, 1 घंटे में सारा खत्म। बेटा बेनिफिट ऑफ इंटरनेट,
पहला बेनिफिट है वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी। वर्क फोर्स हमारा बड़ा ही प्रोडक्टिव हो जाता है। मान के चलो चिट्ठियों वाले जमाने में चलते हैं, एक लेटर लिखा जा रहा है जी, उसे पोस्ट करने जा रहे हैं जी 5 किलोमीटर, फिर वहां से आ रहे हैं जी, शाम हो गई जी, अब तो घर आ रहे हैं जी, छुट्टी कर दो जी। हाँ या ना। दूसरा तरीका क्या रहेगा, एक उसको ईमेल टाइप किया, 2 मिनट में ईमेल टाइप किया, फिर अगला काम करने लगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? जो एम्प्लॉय एक लेटर करना पोस्ट करने में थक जाया करता था लिख करके, आज वो सारे दिन मेल करेगा, वो 50 लेटर ईमेल कर देगा। और अगर हमने सिस्टम लगवा लिया तो एक ही ईमेल को 5-4 लोगों को भेज दो, 5-4 पर्सन को भेज दो। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? अगला टाइम सेविंग होगा या नहीं होगा? बेनिफिट है या नहीं? टाइम बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा, टाइम बचेगा और हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगा। वेब पब्लिशिंग, कई बार हम डाटा की वेब पब्लिशिंग करा देते हैं, हमें नहीं पता हमारा क्राउड कितना है, कौन हमसे कनेक्ट होगा। हमने कहा एक काम करो, वेब पब्लिशिंग करा दो, बल्क में डाल दो, जिसको देखना होगा आके देखेगा। हमने यूट्यूब पर क्लासेस डाल दी। बेटा रात दिन जो भी बच्चा घर पर स्क्रॉल करता रहता, पता चला सीएस प्रीति सिंह क्लास स्क्रॉल कर लिया। किसी ने सीट डाला तो सीएस प्रीति सिंह क्लासेस, किसी ने सीएस एग्जीक्यूटिव डाला तो सीएस प्रीति सिंह क्लासेस, सीएस प्रोफेशनल डाला तो सीएस प्रीति सिंह क्लासेस। भाई फाउंडेशन से लेके एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट से लेकर के फाइनल तक जहां दिख रहा है वहां प्रीति सिंह क्लासेस। तो बच्चों को क्लास देख के आइडिया लग गया ना घर पर, हाँ है ना। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, कई बार बल्क में जब फैक्ट देखने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, वेब पब्लिशिंग भी करा देते हैं। बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, हमारे ऑपरेशंस प्रॉपर्ली मैनेज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, कम खर्चा होता है, इनहेंस कोलैबोरेशंस और हमारे आपसी कोलैबोरेशंस बढ़ते हैं। प्रमोट द कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर और इमीडिएट अपडेट्स, जल्दी से जल्दी अपडेट मिलता है, जिसे अभी इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला। मान के चलो आप अखबारों के जमाने में जी रहे होते तो वो अखबार कब आता, प्रिंट होता, पहुंचता, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली फैक्ट कम्युनिकेट किए, इवन तो हमको पता चला, हमने आपको कम्युनिकेट कर दी, कितना जल्दी पता चला। सपोर्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। इंट्रानेट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है, मैं आपको बताता हूं ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर होता क्या है। बेटा मेरा एक घर में एक प्रिंटर है और हम 10 ब्रदर एंड सिस्टर हैं, 10 के लिए पेरेंट्स ने अलग अलग लैपटॉप मंगा दिए। 4 मेरे छोटे वाले अंकल के बच्चे, 4 दूसरे वाले अंकल के बच्चे, 4 हम, 2 तीसरे वाले अंकल के बच्चे, 10 मिलाकर के घर में बच्चे हो गए। ज्यादा हो गए बेटा, 4 4 12 14 हो गए, क्या फर्क पड़ता है, और 15-20 कर लेते हैं। हम बड़े सारे एक फैमिली की जॉइंट फैमिली, उसमें बच्चे, सबके पास अपना अपना लैपटॉप है। तो क्या बेटा सबके लिए एक एक प्रिंटर अलग से लाना चाहिए? बच्चे कह रहे नहीं सर, प्रिंटर की क्या जरूरत है, एक प्रिंटर मंगा लो, जिसको भी प्रिंट देना होगा उसी प्रिंटर से प्रिंट दे दिया करेंगे। तो बेटा समझ में आ गया आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर यही तो होता है। जब हमारी डाटा प्रोसेसिंग एक ही डिवाइस से हो सकती है तो फिर आप सर्वर एक बना लो, प्रोसेसिंग एक ही सर्वर पर हो जाएगी, बाकी हमारे क्या बन जाएंगे, क्लाइंट बन जाएंगे। यानी बहुत सारी ऑफिसेज में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर रहता है, सिस्टम्स होते हैं लेकिन उनकी प्रोसेसिंग सर्वर से ही हो रही होती है, एक सर्वर बना दिया जाता है जो पावरफुल मशीन होती है। बात क्लियर है? प्रिंटिंग एक जगह जा रही होती है, स्कैनिंग एक जगह हो रही होती है, लेकिन बाकी सर्वर्स आपके अलग अलग बने रहते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट को। वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी बेटा नाम से ही क्लियर है, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, समझ आ गया। टाइम यहां पर सेव होता है, ये भी आपको बेटर समझ आ गया। एक पावरफुल हमारा कम्युनिकेशन पावरफुल टूल बन जाता है जिससे हम बेटर कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इसमें भी कोई बहुत बड़ा डाउट आपके साथ नहीं हो सकता, इसे जस्ट रीड आउट कर लेना। वेब पब्लिशिंग को मैं यहां पर बता चुका था, इट अलाउ द बल्कि कॉर्पोरेट नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, टू बी मेंटेन्ड एंड इजिली असेस थ्रू आउट द कंपनी यूजिंग द हाइपर मीडिया, समझ पा रहे ना, हाइपरलिंक बना करके, एंड वेब टेक्नोलॉजी। वेब पर डाटा स्टोर कर दिया, क्लिक करो एसेस करो, क्लिक करो एसेस करो, वेब पब्लिशिंग। बात क्लियर है? एग्जांपल, एम्प्लॉय मैनुअल, बेनिफिट डॉक्यूमेंट, कंपनीज पॉलिसी, बिजनेस स्टैंडर्ड। भाई ये सबके लिए एक जैसे। एम्प्लॉय मैनुअल का मतलब एम्प्लॉय ने किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे काम करना है, ये सारे एम्प्लॉय के लिए 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 10,000 एम्प्लॉय को अलग अलग थोड़ी ना लिखवाएंगे। आप ऐसे समझो कि हमने अपने घर में अपने दरवाजे पर लिख दिया जूते चप्पल बाहर उतारे। बात क्लियर? कृपया जूते चप्पल बाहर उतारे, थोड़ा रेस्पेक्ट दिखाना होता है, कृपया जूते चप्पल बाहर उतारे। अब भाई जो भी कोई आएगा वो सबके लिए है ना, अब बार बार सबसे थोड़ी ना कहते फिरेंगे जूते चप्पल बाहर उतारो, जूते चप्पल लिख देते हैं एक बार, कृपया जूते चप्पल बाहर। तो वेब पब्लिशिंग कर दिया, भाई देख ले पहले ये काम क्या है,
अंदर मत घुसे आओ इन्हें पहन करके। ये से नो वेब पब्लिशिंग की बात करते हैं, जब एक ही फैक्ट बार बार सबको कम्युनिकेट करना है। डेमो क्लास जब हमने सबको भेजना ही भेजना है, इतने सारे बच्चे हैं और हमको कोई छुपके थोड़ी ना बैठना है। अगर हमारे पास क्वालिटी है तो शो करो उसे पब्लिकली। जब हमें उसे पब्लिकली शो करना ही करना है तो फिर ओपनली डाल दो। किसी आप स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर भी एक बार को समझ लें कि कैसे पढ़ाया जाता है। हाँ है ना। वेब पब्लिशिंग की बात कर ली बेटा। वेब पब्लिशिंग की बात मैं आपसे कर रहा था कि बहुत सारे डिटेल कंटेंट को हम उधर डाल देते हैं। जस्ट इसे रीड आउट कर लेना, काफी सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए इसके। आगे हम बात करेंगे बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस के ऑपरेशन हमारे इंट्रानेट से थोड़े बेटर हो जाते हैं। बैंकिंग को आप फील कर सकते हो कि जैसे कैशियर कैश ले रहा है, कैश लेते ऑटोमेटिकली दूसरे ने जब पासबुक अपडेट किया तो उसके अकाउंट में बैलेंस बढ़ करके आ गया। कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको जस्ट रीड आउट कर लेना। इनहेंस कोलैबोरेशंस, आपसी कोलैबोरेशंस हमारे बेटर हो जाते हैं। प्रमोट कॉर्पोरेट कल्चर, एक सिस्टमैटिक वे, एक कॉर्पोरेट वे डेवलप होता है। और इमीडिएट अपडेट, इसका भी मैं एग्जांपल आपसे ले चुका हूं। सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, इसे रीड आउट कर लेते, थोड़ा सा टेक्निकल है ये। बाकी सारे हमारे जनरल पॉइंट्स थे तो उनमें परेशान होने की हमें जरूरत नहीं है। द इंटरनेट कैन ऑल्सो बी लिंक टू अ कंपनीज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल अ टाइम कीपिंग सिस्टम। हमारा जो इंट्रानेट है उसको हम लिंक कर सकते हैं किसके साथ? कंपनीज के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। उससे क्या होता है कि हमारा प्रॉपरली हमारी जो थिंग्स होती हैं वो बेटर ढंग से मैनेज्ड हो जाती है। सर ये MIS क्या होता है, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मैं एक एग्जांपल समझना। मान के चलो आपकी कोई शॉप है जिसमें कुछ स्टॉक रहता है। आपकी, मैं एक एज्यूम कर लेता हूं, लेट सपोज आपकी मेडिसिन की शॉप है, मेडिसिन सेल करते हो। अब मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन खत्म हो गई आपको तो पता नहीं रहेगा ना। जब क्लाइंट, जो कस्टमर आएगा, ये वाली मेडिसिन है, आप डब्बा देखोगे तो खाली डब्बा तो पता चलेगा नहीं है, फिर कस्टमर तो चला गया ना। कोई सिस्टम नहीं है आपके यहां। MIS डेवलप करते हैं इसका। MIS कैसा है कि जैसे ही कोई मेडिसिन खत्म होगी हम फटाफट से सिस्टम में एंट्री डाल देंगे, ये मेडिसिन खत्म हो गई, उसका ऑर्डर अपने आप ही चला जाएगा। एक मिनिमम ऑर्डर अपने आप ही चला जाएगा। मेडिसिन खत्म हुई, ऑर्डर चला गया, 2 घंटे बाद मेडिसिन आ गई तो कस्टमर तो नहीं लौटेंगे ना। हाँ है ना। तो कंपनी में ऐसे बहुत सारे MIS वर्कआउट कर रहे होते हैं और उन सारे MIS को आपस में कनेक्टेड कर देना, उनके लिए कई बार एक सिंगल सर्वर बना देना, दैट इज नोन एज सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था। ठीक है। पर्पस ऑफ इंट्रानेट, बेटा हमने इंट्रानेट समझने का प्रयास किया, बेनिफिट समझने का प्रयास किया, और अब मैं बात करने वाला हूं आपसे पर्पस की। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटा पर्पस वर्ड हुआ, एक बेनिफिट वर्ड हुआ। हालांकि मैं इंटरनेट के रेफरेंस में सारे के सारे बात कर रहा हूं। ठीक है। हर एक एस्पेक्ट के जो पर्पस होते हैं वो आपको बेनिफिट पर लेकर के जाते हैं। जैसे सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते हो आप, जॉगिंग समझते हो ना बेटा? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, जब नींद खुलने के बाद ना दोबारा से सोते हैं ना 1 घंटे के लिए, उसे जॉगिंग बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब नींद खुलने के बाद 1 घंटे दोबारा सो के उसे जॉगिंग बोलो? नहीं बेटा नहीं, सुबह जागना है, 5 बजे जागना है सुबह सुबह, बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करके आना है। यस या नो? क्योंकि शरीर का, हमारा फिजिक, हमारा फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा हमारा फिटनेस होगा उतना अच्छा हमारा माइंड वर्कआउट करेगा। यस या नो? हमारा फिटनेस खराब होगा, हम प्रॉब्लम में होंगे, पीड़ा में होंगे, हमारा माइंड परेशान होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। एकदम बॉडी सॉलिड होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कितना भी माइंड से वर्कआउट करा रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ या ना? पर्पस ऑफ इंटरनेट की मैं बात कर रहा था बेटा, मैं जॉगिंग की बात कर रहा था। जॉगिंग का एक पर्पस होता है अपने आप को फिट बनाना, और फिट हो जाना अपने आप में एक बेनिफिट है। तो जब हमारे पर्पस अटेन होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? बेनिफिट बन जाते हैं। यस या नो? तो यहां पर कुछ कुछ हमारे जो पर्पस हैं वो आगे जाकर के हमारे जो बेनिफिट बन जाएंगे, जो हमको बेनिफिट अटेन होने होते हैं इंटरनेट से। तो कई बार वो क्वेश्चन पर्पस के तौर पे पूछा जा सकता है, तो मैंने यहां उनको सेग्रीगेट करने का प्रयास किया है। द पर्पस ऑफ इंटरनेट इज द इंटरनल कम्युनिकेशन। वहां हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन हमारा बेटर हो जाता है, ये बेनिफिट है। तो वही बात की जा रही है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं। ओके सर। इंटरनेट आर बीइंग यूज्ड टू डिलीवर टूल्स एंड एप्लीकेशन। इंटरनेट की अगर हम बात करेंगे, यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? डिलीवर करता है टूल एंड एप्लीकेशन। किस किस के लिए?
कोलैबोरेशन के लिए, बेनिफिट में बात कर रहे थे, सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट डायरेक्टरीज के लिए, सेल्स के लिए, वेब कम्युनिकेशन के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए, एडवांस प्रोडक्टिविटी के लिए, ये भी हम उधर बात कर रहे थे, टीम वर्क और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन सारे एस्पेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल प्रोवाइड करता है, और ये सारे जब काम होते हैं तो ये कंपनीज के लिए क्या बन जाते हैं, बेनिफिट बन जाते हैं। इंटरनेट आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज द कॉर्पोरेट कल्चर चेंज प्लेटफॉर्म। सॉरी, इंट्रानेट की बात कर रहा हूं मैं। इंट्रानेट जो यूज किया जाता है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कल्चर चेंज लाने के लिए किया जाता है। जो हमारा पुराना जो कल्चर था जहां लेस प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी, अब वहां मोर प्रोडक्टिविटी, मोर क्वालिटीज, जो हमारे कॉर्पोरेट इश्यूज होते हैं वो कम हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो इसके एप्लीकेशंस होते हैं वो इस तरीके से यूज किए जाते हैं जिससे हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। हमने आगे बात की, मोस्ट कॉमनली इंटरनेट्स आर मैनेज्ड बाय द कम्युनिकेशन एचआर डिपार्टमेंट फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये हर एक लेवल पर हर एक डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर कुछ मोस्ट कॉमनली जो जहां जिन डिपार्टमेंट्स में यूज होता है वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट। अगला हेड मैंने स्टडी में तो आपके गिवन नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट एक डिफरेंस के लिए डाल दिया, एक्स्ट्रानेट। When the part of internet is made accessible to customer, बेटा ध्यान से सुनना, कस्टमर, मैं यही बार बार कह रहा था, बैंक की बात कर रहा था, तो बैंक के नेटवर्क के अलावा बैंक अगर अपने कस्टमर्स को एक्सेस प्रोवाइड कर दे तो वो क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रानेट। अदर आउटसाइडर्स, कस्टमर्स एंड अदर आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस दैट बिकम पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रानेट, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग एक्टिविटीज विद कस्टमर। बेटा इसके साथ साथ ही हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है, और कॉन्ग्रेचुलेशन, इसके साथ ही एक कम्युनिकेशन का काफी बड़ा टॉपिक हमारा यहां पर समअप हो गया। टॉपिक था हमारा बेटा कंसेप्ट्स ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस। क्लियर हुआ बेटा? चलो आज की क्लास को हम यही समअप करते हैं।